गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। लॉकडाउन के चलते जो ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। उसी क्रम में मैं सेकेंड केमिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें हम लोग अब तक टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस के लगभग हम लोग 8 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें चार चार जो लेक्चर्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट और 4 लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं। 10-10, 15-15 मिनट के, 15-15 क्वेश्चन के, 10-10, 15-15 क्वेश्चन के। ठीक है, इसी क्रम में आज हम लोग अपना नया टॉपिक प्रेपोजिशन को शुरू करते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक इंफॉर्मेशन देने वाले, यानी प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसको स्थापित करने में काम आता है। इन द केस अगर हम कहें कि अगर प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस से हम गायब कर देते हैं तो उसका सेंस जो है ख़त्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। पहले आप इसका एग्जाम्पल देखिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से अंडर को मिटा देता हूँ, ये रहा, मैंने अंडर को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए, देयर इज़ अ कैट सिटिंग द टेबल, कोई सेंस बनता है? नहीं। यानी इस बात का कोई भी सेंस, कोई मतलब नहीं बनता है। यानी प्रेपोजिशन अगर हम किसी सेंटेंस से हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होता है, उस सेंटेंस का सेंस खो जाता है। या यूँ कहें कि ये जो पिछला वाला पार्ट है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट का, दिस पार्ट ऑफ स्पीच, इससे जो रिलेशन है, जो ब्रिज है, इसका काम कर रहा है क्या? ये प्रेपो है ना। यानी किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में पहले पार्ट का या रिपोर्टेड पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच के साथ में क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है, या कहें कि एक ब्रिज का काम करता है। अगर प्रेपोजिशन नहीं होता है तो उस प्रॉपर सेंटेंस का जो सेंस निकलना चाहिए वो सेंस नहीं निकल पाता। ठीक है, ये तो थी प्रैक्टिकल बात जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आप लोग देखिए। प्रेपोजिशन वह शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य दो शब्दों के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। इसमें जो अंडर है, ये अंडर आपका बेटा क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी नीड अ रूफ ओवर अस, यानी हमें अपने ऊपर क्या चाहिए, एक छत चाहिए। अब यहाँ पर जो छत है, ठीक है, छत यानी रूफ का, अस यानी हमसे जो ब्रिज बना रहा है, जो एक एक बीच में कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो कौन बना रहा है बेटा? ये ओवर बना रहा है ना। ये जो ओवर दिख रहा है, ये ओवर क्या कर रहा है, ये ब्रिज बना रहा है। ओके, और इसी ब्रिज को हम लोग बोल देते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेसिक थ्योरी समझ में आई होगी। यानी प्रेपोजिशन क्या होता है, अब हम दोबारा से अगर बोलें तो प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर के बाकी सेंटेंस से उसके बीच में एक संबंध सा स्थापित कर देता है। ओके, चलिए, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो प्रेपोजिशन है उसका कभी भी यूज़ नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं हो सकता। यानी जब भी प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, जितने भी प्रेपोज का यूज़ होगा, वो नाउन या प्रोनाउन के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप नोट डाल करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद में बात आती है कि सर हमें जो है प्रेपोजिशन कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे प्रेपोजिशन कि भाई कहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, प्रेपोजिशन जो अदर बुक्स में दे रखा है, एक के बाद एक सीक्वेंस वाइजेस दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो है प्रेपोजिशन आपके लिए जो तैयार किया है वो किया है कन्फ्यूजिंग पेयर के बेस पे। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे एमंग और बिटवीन के बीच में कन्फ्यूज़ होंगे, कुछ बच्चे अक्रॉस और थ्रू के बीच में कन्फ्यूज़ होंगे, कुछ बच्चे इन और इनटू के बीच में
कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जैसे ये बिटवीन, अक्रॉस, इन, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बीच में, बिकॉज और बिकॉजेज ऑफ के बीच में, ऑन या अपॉन के बीच में, इन या विद इन के बीच में, एट या इन के बीच में, फॉर या सिंस के बीच में, ऑन या ओवर के बीच में, बाय या अंडर के बीच में, और बाय या विद के बीच में, और इंस्पाइट और डिस्पाइट के बीच में. There is some kind of a confusing pair in the preposition student in which students uh, generally confused between them. So that's why I have prepared prepositions in those type of confusing pairs. Okay. So अब हम लोग इन कन्फ्यूजिंग पेयर के हिसाब से ही पढ़ेंगे. प्रेपोजिशन आपने वटेवर जिस तरीके से पहले पढ़ा है, आप ठीक है, आपने जैसा पढ़ा है अच्छा है, ठीक है. तो अब क्या होगा, हम लोग कन्फ्यूज़न, जहाँ पे कन्फ्यूज़न है उसी हिसाब से ही पढ़ते चलेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ओके, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए एमंग एंड बिटवीन. ठीक है, एमंग और बिटवीन पढ़ते हैं. देखिए, एमंग और बिटवीन के बीच में हमेशा बच्चे परेशान होते हैं कि भाई एमंग और बिटवीन के बीच में क्या ऐसा मतलब कहाँ पे हम एमंग यूज़ करें, कहाँ पे बिटवीन यूज़ करें. तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी दो लोगों के बीच की बात हो रही है, आपके और मेरे बीच में अभी बात हो रही है, तो कन्वर्सेशन बिटवीन आई एंड यू, ठीक है, या यू एंड मी, या यू एंड आई, यानी आपके और मेरे बीच में जब भी दो पार्टी होंगी, यानी किसी भी बात में, किसी भी कन्वर्सेशन में अगर दो पार्टीज़ हैं तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. अगर बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे मैंगो, मान लीजिए हम दो भाई हैं, मैं और मेरा छोटा भाई, और 4 मैंगोज़ हैं, 4 मैंगोज़, 4 आम हैं, उनको आपस में बांटना है. तो क्या होगा, मैंगोज़ विल बी डिवाइडेड बिटवीन अस, बिटवीन माय ब्रदर या यंगर ब्रदर एंड मी. तो वहाँ पर हम दो भाई हैं, इसलिए हम दो भाइयों के बीच में आम बांटे जाएंगे, तब वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. ओके. अब मान लीजिए कि अब मैंगो मेरी पूरी फैमिली में बंटने हैं, मैं, मेरा भाई और माता पिता. अब 4 लोग हैं और 4 मैंगो हैं. तो अब जब मैंगो बटेगा तो वहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, अब वहाँ पे आएगा अमंग. ठीक है, अमंग द फैमिली. ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बंटवारा हो रहा है वो दो लोगों से ज़्यादा के बीच में हो रहा है. ये चीज़ आपको देखनी है. यानी जब भी किसी प्रकार का प्रेपोजिशन बिटवीन और अमंग के बीच में कन्फ्यूज़न आए तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी दो पार्टीज़ के बीच में बात हो रही है, जहाँ पर दो ही पार्टीज़ हैं, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे बिटवीन का. जहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी बात का बंटवारा हो रहा है, किसी चीज़ का बंटवारा हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे. ठीक है, हेडिंग डाल के लिए लिख लीजिए, अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संघर्ष में या बिटवीन का संबंध में करते हैं, तथा बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के संबंध में, संदर्भ में करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. ओके, ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये दो एग्जाम्पल्स हैं. आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, हाँ, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स. ठीक है, और नीचे वाला देखिए, बैगर्स, बैगर्स यानी जो भिखारी हैं वो दो नहीं है, दो से ज़्यादा भिखारी हैं. ठीक है, दो से ज़्यादा भिखारी होने की वजह से हम लोग वहाँ पे अमंग लगाएंगे. ठीक है, या ऐसे कहें कि द चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स के बीच में चॉकलेट बांटेंगे, तो वहाँ पे चॉकलेट ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट दो नहीं है, दो से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो वहाँ पे अमंग लगाएंगे. ओके, और एक नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी दो टीम है, एक श्रीलंका, एक इंडिया. तो यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग क्या बेटा, बिटवीन का यूज़ करेंगे. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि इंडिया की टीम में 10 आदमी हैं और श्रीलंका के बीच में टीम में 10 आदमी है, तो सर यह तो 22 आदमी हो गए, तो अमंग यूज़ होगा. नो. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, एज इंडियन टीम एज एन कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं, और जो श्रीलंकन टीम है उसको भी हम एज एन कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं. और जब कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर की तरह यूज़ होगा. यानी देयर इज़ 2 एलिमेंट्स ओनली बिटवीन 2 एलिमेंट्स, इंडियन टीम एंड श्रीलंकन टीम. दैट्स वाई वी आर यूजिंग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ओके, तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ये एग्जाम्पल आप दोनों नोट कर लीजिए. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट. एक नोट डाल करके आप लोग लिखिए, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस एक बताता चलता हूँ. बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा चीज़ों में
यूज हो सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो लोग आपस में पहले से जानते हों या वो दो लोगों के बीच में आपस में कोई संबंध हो। जैसे 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 इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, दीज आर द एशियन सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़, ओके। या साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड भूटान, ठीक है। दीज आर ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज़। तो ये इनमें एक संबंध है कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम बोलें कि द वॉर बिगिंस बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज़, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में एक क्या है, रिलेशन है कि वो सभी के सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। यानी जब जो बिटवीन है उसका यूज़ जो है मोर देन टू पार्टीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन तब जब उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप नोट करते जाइए। ये सारे नोट मैंने बना के लिखे हुए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बुक से उठा करके रख दिए। ये इसके पीछे लॉट ऑफ रिसर्च लगा है काफ़ी। मैंने 3-4 किताब से ये आपके लिए नोट्स इकट्ठे किए हैं। ओके, एक नोट लिखिए आप कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। अगर कभी भी यूज़ होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का अगर कभी भी यूज़ होगा तो वो किस में केस में वो यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। जैसे बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, सॉरी, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखिए, देयर इज़ नो एनिमी बिटवीन हिम एंड मी। हम लोग के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, उसके और मेरे बीच में। यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं तो इसलिए बिटवीन आया। और बिटवीन के बाद में मैंने आपको बताया कि जो यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए हिम जो है मैंने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है, और यहाँ पर मी भी मैंने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखिए, बिटवीन के बाद में नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, बिटवीन द कंट्रीज़, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल करके नोट कीजिए आप लोग, और इम्पॉर्टेंट नोट वो ये कहता है कि कभी भी बिटवीन के साथ में, ठीक है, ईच और एवरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिटवीन अपने आप में दो अलग अलग पार्टीज़ के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो ईच एंड एवरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कभी भी उनके साथ में ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नोट करके आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट शब्दों से पहले, शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है, और एमंगस्ट का जो प्रयोग होता है वो वॉबल से पहले होता है। कई बार कन्फ्यूज़न ये आती है, बच्चे कहते हैं कि भाई सर एमंग और एमंगस्ट के बीच में क्या है। तो एमंग और एमंगस्ट दोनों सेम चीज़ें हैं, बस इतना सा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एन एप्पल एंड अ टाइगर, ठीक है, तो उसके बीच में क्या है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के बीच की बात हो रही है कि भाई जो वॉबल्स हैं, वॉबल से पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट से पहले क्या होगा, ए लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं तो आपके लिए एमंग लगेगा, और आपके पास अगर वॉबल्स हैं तो आप एमंगस्ट का यूज़ करेंगे, ओके। एक एग्जांपल नीचे मैंने छोटा सा दे रखा है, एमंग एंड एमंगस्ट, एमंग देम एंड एमंगस्ट अस, ओके। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बिटवीन एंड एमंग के बीच का सारा समझ लिया होगा। इसके बाद में जब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे तब आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए दोनों की स्पेलिंग लगभग बिल्कुल सेम है, बिसाइड की और बिसाइड्स की, बस केवल एस का फ़र्क है, एक में बिसाइड हो जाता है, एक में बिसाइड्स हो जाता है, ठीक है, बस इतना सा इसमें फ़र्क है, लेकिन इन दोनों के अर्थ में बहुत कुछ अंतर है, ठीक है। जब भी हम बिसाइड का यूज़ करेंगे जिसमें एस नहीं लगा है, तब उसका मतलब होता है के बगल में, ठीक है। जैसे शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, यानी वो मेरे बगल में बैठी थी, या ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ओके, या ही पार्क हिज कार बिसाइड माई कार, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी कार मेरी कार के बगल में कर दी। या ही लिव्स बिसाइड मी, वो क्या कर रहा है, मेरे बगल में ही रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बिसाइड का यूज़ हो गया। लेकिन अगर बिसाइड्स की बात करें तो उसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, जो बिसाइड्स का यूज़ होता है उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी जो तो है ही उसके अलावा भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले बिसाइड का एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेट बिसाइड्स मी, यानी वो मेरे बगल में बैठा। इतना तो आपको, ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा वाला देखिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज, हाँ, बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू वर ऑल्सो परमिटेड एट द सेरेमनी। ठीक है, यहाँ पे नेफ्यू की जगह, नेफ्यू आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, आप यहाँ पे पेरेंट्स लिख लीजिए। यहाँ पे पेरेंट्स आप लिख लीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे पेरेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो परमिटेड एट द सेरेमनी, यानी उसके बच्चे के अतिरिक्त, बच्चे तो हैं ही इन्वाइटेड, उसके अतिरिक्त क्या है, उसके पेरेंट्स भी क्या है, पार्टी में क्या हो जाएंगे, उसके पेरेंट्स भी क्या हो जाएंगे, पार्टी में इन्वाइटेड हैं, यानी परमिटेड हैं। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जब मैं आपको परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो सिंस और फॉर के यूज़ में हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास शुरुआती समय दिया हुआ हो तब सिंस का यूज़ होगा। सिंस और फॉर को हम एज एन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सबसे कन्फ्यूजिंग प्रेपोजिशन होता है बेटा। ठीक है, ये प्रेपोजिशन कैसा होता है, सबसे कन्फ्यूजिंग प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, सिंस और फॉर, ठीक है, सबसे कंफ्यूजिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे अगर सिंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे शुरुआती टाइम दिया हुआ होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 10 o'clock, सिंस सॉरी, हाँ, सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दी हुई हैं, शुरुआती टाइम दिया हुआ है, तब आपका सिंस यूज़ होगा। और अगर आपके पास एक बंद बंद टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे मान लीजिए फॉर 2 hours, है ना, फॉर 1 year, फॉर 1 week, है ना, फॉर वन, ऐसे करके जब भी कुछ होगा तो इस तरीके की चीज़ों में क्या होगा, आपका बेटा फॉर का यूज़ होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर के अभी इस लेक्चर के बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर्स पढ़ेंगे। हम लोग जितना प्रेपोजिशन पढ़ेंगे सब कन्फ्यूजिंग पेयर की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्रॉस वाला। ठीक है, एक्रॉस और थ्रू। ठीक है, सिंस के बारे में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे ही दी है, सिंस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर और थ्रू और अक्रॉस से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। लगभग प्रेपोजिशन में आपके 5 चैप्टर्स बनेंगे, 5 कन्फ्यूजिंग पेयर, बड़े बड़े 20-20 मिनट, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मांगता है। टेंस के जैसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ रखा हो, प्रेपोजिशन हो सकता है पहले आपने पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में प्रपोजिशन के, और ये 5 लेक्चर तक जाएगा। 5 लेक्चर के बाद में हम लोग इसके 3 सेशन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसके बाद में ये प्रपोजिशन ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।